सुबह सुबह प्रार्थना रसोई में जाती है और सब लोगों के लिए खाना बनाने लगती है। उसने हड़बड़ाते हुए खुद से कहा, सबसे पहले तो माँ जी, पिताजी और मेरे लिए पराठे बनाकर तैयार कर देती हूँ। वैसे भी पिताजी को सुबह जल्दी खाना खाना होता है और आज तो माँ जी को अपनी पड़ोसन के घर कीर्तन पर भी तो जाना था। प्रार्थना अब सबसे पहले आलू उबालकर, गोभी को छोटा छोटा घिसकर आलू गोभी की गर्मा गर्म पराठे बनाकर तैयार करती है और सब लोगों को नाश्ते पर परोस देती है। जैसे ही नाश्ते में तुषार ने पराठे देखे तो बोला, ये सब कुछ क्या है प्रार्थना? तुम जानती हो कि मैं डाइट पर हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ और मैं इस तरह ये हैवी घी वाले पराठे नहीं खा सकता हूँ। अरे खा ले तुषार बेटा, एक पराठे से कुछ नहीं होता, बल्कि पराठे भी अच्छे होते हैं, सारा दिन पेट भरा रहेगा। माँ, आपको पता है आजकल कॉर्पोरेट लाइन में कितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। जितने फिट दिखोगे उतना ही ज्यादा सालों तक आप अपने काम पर टिके रहोगे, वरना लोग आपको अंकल बोलने लगते हैं। अजी, आज मैं थोड़ा देर से उठी थी ना, इसलिए मैं आपका फ्रेंच टोस्ट नहीं बना पाई। अभी के लिए आप ये पराठा खा लीजिए, कल से बना दूंगी। तभी सीढ़ियों से सृष्टि भी अपना प्रोटीन शेक हिलाते हुए नीचे उतरी और बोली, नहीं भाभी, एक दिन की डाइट से भी न जाने शरीर में कितनी सारी कैलोरीज बढ़ जाती है। ये सब कुछ क्या है सृष्टि? अभी तक तो तुम बिल्कुल भी डाइट नहीं कर रही थी और आखिर ये नया ड्रामा क्या शुरू कर दिया तुमने? भाभी, आपको नहीं पता, परसों जब मैं कॉलेज से आ रही थी ना, तो एक बच्चे ने मुझसे एड्रेस पूछा और मुझे क्या कहा पता है? आंटी। मैं समझ गई, अभी वक्त है, न्यू ईयर न्यू मी। भले ही आधा साल गुजर गया तो क्या हुआ, इसलिए मैंने आज से ही जिम जाना शुरू कर दिया है। सुबह 6 बजे उठकर जिम गई और अभी जिम से ही वापस आ रही हूँ। बस कपड़े चेंज किया, नाश्ता करने आई तो देख रही हूँ टेबल पर पराठे रखे हैं। तभी प्रार्थना का देवर पराग भी जॉगिंग करते हुए बाहर से आया। भाभी, जरा मेरे लिए चीले बना देना, आज मैं चीले ही खाऊंगा, जितना प्रोटीन खाऊंगा उतनी अच्छी बॉडी बनेगी। हे भगवान, ये मेरे घर वालों के साथ क्या हो रहा है? एकदम से सबको जैसे हेल्दी खाना खाने का भूत चढ़ा है। कोई बात नहीं प्रार्थना बेटा, कितनी देर लगेगी चीले बनाने में? ऐसा करो 15-20 चीले बनाकर रख दो। नहीं भाभी, मेरे लिए चीले मत बनाना आप। मेरे लिए ना चीलों में थोड़ा ज्यादा वेजिटेबल डालकर अपम में डालकर बना दो, उससे मेरे शरीर में प्रोटीन और फाइबर दोनों चले जाएंगे। और मेरे लिए एक काम करो, उसमें पनीर डाल देना, जरा टेस्ट भी अच्छा आएगा और प्रोटीन भी अच्छा रहेगा। ठीक है, आप सब लोग बैठिए, मैं जल्दी से आप लोगों के लिए आप सबके हिसाब से नाश्ता लेकर आती हूँ। अब प्रार्थना रसोई में जाती है और सबके लिए चीले बनाती है, किसी में वेजिटेबल ज्यादा, किसी में पनीर डालकर, और सब लोगों को परोस देती है। सब लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। दोपहर के समय उसने सब लोगों के लिए दाल चावल बनाकर रख दिए। रात को वही दाल चावल बचे हुए थे, उसे सबको परोसे। घर आने के बाद तुषार ने कहा, प्रार्थना, मैं दाल चावल नहीं खा सकता, तुम तो जानती हो चावल में कितने कार्ब्स होते हैं। तुम मेरे लिए हरी वाली दाल को उबाल कर ले आओ, मैं वही पी लूंगा। हाँ भाभी, जब भैया के लिए दाल उबालोगी तो मेरे लिए थोड़ा सलाद काट देना। मैं सिर्फ सलाद ही खाऊंगी, जितना ज्यादा सलाद खाऊंगी मेरे चेहरे पर उतना ही ग्लो आएगा। और मेरी प्यारी भाभी, जब इन दोनों के लिए सब कुछ कर ही रही हो तो मेरे लिए जरा टमाटर का सूप बना दो ना, और उसमें ना पनीर डाल देना। मुझे भी कुछ रिलैक्सिंग खाने का मन कर रहा है। कुंती और अतुल ये सारी हरकतें देख रहे थे। वो अपने बच्चों से परेशान हो गए थे और उन्होंने अतुल से कहा, अरे प्रार्थना, ये सब कुछ कैसे कर पाओगे, जरा सोचो तो। एक काम कर सृष्टि, तू भी भाभी की थोड़ी सी मदद करवा दे। उसने सब लोगों के लिए दाल चावल परोस दिए है, अब तुम लोग अलग अलग फरमाइश कर रहे हो। वो कोई शाही बावर्ची नहीं है, इस घर की बहू है। पापा, मैं कॉलेज के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर अभी तो घर वापस आई हूँ, मुझसे हेल्प नहीं हो पाएगी। मुझे पता है भाभी सुपर वुमन है, वो सब कुछ अकेले मैनेज कर लेंगी। हाँ पापा जी, मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। सृष्टि थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेगी। प्रार्थना रसोई में जाती है, उसके बाद गुस्से में चम्मच को स्लैब के ऊपर पटकते हुए कहती है, सब लोगों ने मुझे मुफ्त का सर्फ एक्सेल समझ रखा है। जो भी आ रहा है घिसे जा रहा है। अरे मैं भी कितना काम कर सकती हूँ, मैं भी तो थक सकती हूँ, लेकिन ये लोग तो मुझे इंसान समझते ही नहीं। अब प्रार्थना सब लोगों के लिए रात को उनके हिसाब से खाना बनाकर तैयार कर देती है। सुबह उसने किसी के लिए नाश्ता नहीं बनाया था। तभी जैसे ही खाने की टेबल पर कुंती आई तो बोली, ये सब कुछ क्या है प्रार्थना बहू? आज तो तूने हम सब लोगों के लिए कुछ खाने को बनाया ही नहीं। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ जी, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन घर वालों की तबीयत ठीक नहीं है। अभी सब लोगों को 3-3 बार नाश्ता करना होता है। अब ये नया ड्रामा शुरू हुआ है। वो बोलते हैं एक ही बार में ज्यादा खाएंगे तो पेट पर हैवी पड़ेगा, इसलिए हर थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ खाना खाना होता है। सृष्टि की भी कॉलेज की छुट्टी पड़ने वाली है। अब उसने मुझे बोला कि हर 2 घंटे में उसे कुछ खाने को बना कर दो। हे भगवान, हे भगवान, ये आजकल के लोगों के नखरे। पहले के जमाने में न खाना नापने की मशीन होती थी और ना ये सारा प्रोटीन, कार्ब्स और फाइबर का चक्कर। जो मर्जी खाते थे लेकिन फिट रहते थे। माँ जी, आप मुझे बता दीजिए कि आपको क्या खाना है, मैं आपके लिए वही बना दूंगी।
बाकी जैसे जैसे जो लोग आते रहेंगे उन लोगों के लिए उनके हिसाब से खाना बनाकर मैं लाती रहूंगी। वैसे भी जब सब लोगों को खाना अलग अलग तरह का ही खाना है तो खा भी लेंगे अलग अलग। तभी खाने के टेबल पर अतुल भी आता है और कहता है, बहू जब तू इतने प्यार से पूछ रही है तो हमारा आलू और पूरी खाने का मन कर रहा है। और तू तो ये बात जानती है कि सृष्टि, पराग और तुषार को भी आलू पूरी कितनी पसंद है। जब तुम लोगों के सामने आलू पूरी परोस दोगी ना तो वो लोग अपनी डाइट और जिम को साइड में रखकर अपने आप ही आलू पूरी खाने बैठ जाएंगे। सच में पापा जी, अगर ऐसा हो सकता है तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं अभी आलू पूरी बनाती हूँ और साथ में पूरी में थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दूंगी ताकि गैस ना हो। और सुनो, साथ में आलू की सब्जी में थोड़ी हींग भी डाल देना, उससे भी ना पाचन में थोड़ी आसानी रहती है। अब ऐसा ही होता है। प्रार्थना बहुत ही मन और ध्यान से आलू पूरी और साथ में रायता बनाकर तैयार करती है और टेबल पर लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि जिम से आती है, तुषार ऑफिस जाने के लिए नीचे उतर कर आता है और पराग की तो आज छुट्टी थी। उन्होंने जब ये नाश्ता देखा तो, भाभी आपको क्या लगता है, आप इस तरह का नाश्ता हमारे आगे रखोगी तो हम पिघल जाएंगे। हमारा दिल पत्थर का हो चुका है जिम को लेकर, हम लोग बॉडी बनाकर मानेंगे। वाह बहन, क्या बात कही है तूने। जब तू इतनी मोटिवेट हो सकती है तो मैं क्यों नहीं। हाँ भाभी, आप एक काम करो, हम लोगों के लिए मूंगफली डालकर पोहे बना दो। अरे नहीं यार, पोहे ना मुझे थोड़े टाइट लगते हैं खाने में। एक काम करो, तुम इन दोनों के लिए पोहे बना दो और मेरे लिए मैं तुम्हें एक यूट्यूब लिंक दे रहा हूँ, उसमें ना एक वेजिस का सलाद है, तो मेरे लिए वही बना दो। बहुत कुछ है उसमें। अब बच्चों, जब प्रार्थना बहू ने इतना सब कुछ बनाकर तैयार कर दिया है तो यही खा लो ना। ये जो तुम लोग मांग रहे हो ना, ये बाद में कभी मांग लेना। नहीं मॉम, आजकल रील्स नहीं दिखती क्या, नो मीन्स नो। जब एक बार मना कर दिया तो कर दिया, अब हम लोग अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाले। और मैं तो ये कहता हूँ माँ, आपको और पापा को भी हेल्दी खाना शुरू कर देना चाहिए। वैसे भी प्रार्थना घर ही तो संभालती है, उसे हम जो बोलेंगे वो बनाकर दे देगी, फिर प्रॉब्लम क्या है। मैं बनाकर दे दूंगी। चलो, मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के हिसाब से सब कुछ बनाकर लाती हूँ। प्रार्थना फिर से रसोई में आई और फिर से उसका गुस्सा बाहर तूफान की तरह निकल आया और वो बोली, इन लोगों ने तो हद की हुई है। अरे मैं कोई मशीन थोड़ी ना हूं कि जो भी बोलेंगे मैं बनाकर लाती रहूंगी। प्रार्थना क्या ही कर सकती थी, आखिर कोई अपने परिवार से बहस थोड़ी ना कर सकता है। ऐसी प्रार्थना भी सब लोगों के लिए उनकी पसंद का खाना बनाकर तैयार कर देती है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब आती है इतवार के दिन, जब तुषार, पराग और सृष्टि तीनों की छुट्टी थी। पराग ने टीवी देखते हुए प्रार्थना से कहा, बहुत भूख लग रही है, कुछ बना दो ना भाभी। पराग, अभी थोड़ी देर पहले ही तो सृष्टि को चीला और तुमको ओट्स और तुषार जी को पोहे बनाकर दिए थे, अब फिर से क्या खाना है तुम्हें। तभी सृष्टि और तुषार भी बाहर जिम से वापस आते हैं, क्योंकि संडे के दिन भी उनका जिम खुला था। भाभी आज संडे है, आज के दिन ना हम डबल प्रोटीन लेंगे, इसलिए आप एक काम करो, हम लोगों के लिए पनीर की भुर्जी और साथ में ग्रिल टोफू बनाकर ले आओ। मैंने सुना है कि वो बहुत अजीब लगता है खाने में, पर सेहत के लिए अच्छा है। और प्रार्थना, जो सलाद बनाओगी ना उसमें सोयाबीन जरूर डालना, सुना है उसमें भी डबल प्रोटीन मिलता है। मैं प्रोटीन के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। ठीक है, आप सब लोग आराम से बैठिए, मैं अभी आप लोगों के लिए आप लोगों के हिसाब से सारा खाना बनाकर लेकर आती हूँ। अब ऐसा ही हुआ, प्रार्थना ने एक तरफ चीले बनाने शुरू किए, एक तरफ सलाद बनाने लगी। लेकिन आज चीले के बैटर में वेजिटेबल कुछ ज्यादा ही हो गए थे, तो चीला फटने लगा। इधर सलाद का बर्तन सब चीजें संभालते हुए गलती से जमीन पर गिरकर टूट गया। हे भगवान, इतनी मुश्किल से ये बनाकर तैयार किया था और ये सारी चीजें खराब हो गई। अब मुझे फिर से सब कुछ बनाना पड़ेगा। भाभी और कितनी देर लगेगी? मैंने गूगल जेमिनी से पूछा है, ये सब बनने में बस 10 मिनट लगते हैं। और भाभी, चीला कम पका हुआ लेकर आओगी ना तो भी चलेगा। अरे यार, 4 सब्जियां काट कर सलाद ही तो लेकर आनी है, उसमें भी तुम्हें इतनी ज्यादा देर लगी। प्रार्थना बेचारी क्या करती, वो सब लोगों के लिए फिर से सारा खाना बनाकर तैयार करती है और सब लोगों के आगे परोस देती है। भाभी, मैं तो अभी सिर्फ टोफू खा रही हूँ, 1 घंटे बाद आप मेरे लिए कुछ हल्का सा बना देना। पर सृष्टि, अभी तुम ये खा रही हो, फिर तुम्हें दोबारा से क्यों खाना है? अरे इससे कोई पेट भरता है क्या? कितनी कम कैलोरीज और प्रोटीन होता है। अब एक दिन की 1300-1400 कैलोरीज के साथ में हमें कम से कम 100 ग्राम प्रोटीन भी तो चाहिए ना। अब ऐसा ही होता है, दोपहर के समय जब प्रार्थना को थोड़ा सुकून मिलता है और वो सोचती है कि सोए, तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। उसने देखा तो सृष्टि, पराग और तुषार ने उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया था, जिसमें वही 4 लोग थे, और सृष्टि ने तभी उसे ग्रुप पर मैसेज किया।
भाभी हम तीनों ने मिलकर ये ग्रुप बनाया है और आपको भी ऐड कर दिया है। आज से हमें जो भी खाना होगा हम यहाँ व्हाट्सएप पर आपको बता दिया करेंगे। तभी तुषार का मैसेज आया। और साथ में अगर कोई रेसिपी यूनिक लगी तो उसका लिंक भी डाल दिया करेंगे ताकि तुम्हें उसे बनाने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। हे भगवान, इन लोगों के डाइट का भूत, कुछ न कुछ करना ही होगा वरना ये लोग तो मुझे भूत बनाकर रख देंगे। अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्रार्थना ने सोच लिया था कि वो किसी भी तरह अपने घर वालों की इस आदत को बंद करवा कर रहेगी। अब ऐसा ही होता है, वो सब लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप के हिसाब से हेल्दी खाना बनाकर तैयार कर देती है, लेकिन उसमें नमक मिर्च बिल्कुल ना के बराबर डालती है ताकि वो खाना फीका और बकवास लगे। जब सभी लोग खाना खाने के लिए आते हैं, ये क्या है भाभी, ये इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? इसमें आपने नमक नहीं डाला है क्या? नमक हमारे शरीर के वाटर को स्टोर करता है, इसलिए मैंने नमक नहीं डाला। बिना नमक के खाओ तुम, देखो तुम्हारे लिए यही अच्छा है। और भाभी ये चीला इतना अजीब क्यों लग रहा है? क्योंकि पराग जी, अगर आपने नमक मिर्च छोड़ी है और हेल्दी खाना खा रहे हैं तो मैंने नॉन स्टिक पर बिना तेल की इसे बनाया, साथ में इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला, इसीलिए आपको थोड़ा फीका लग रहा होगा। और इस सलाद में स्वाद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस सलाद में मैंने पनीर की जगह टोफू डाला है। घर में पनीर खत्म हो गया था और टोफू भी तो हेल्दी होता है, बल्कि उसमें तो फैट भी कम होता है। आप ये खाइए, हेल्दी रहेंगे। तभी खाने की टेबल पर कुंती और अतुल आए और कुंती ने पूछा, बहू हमने तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तू कहीं हमें भी ये सब तो नहीं खिलाने वाली ना? नहीं माँ जी, मैंने आप लोगों के लिए कुछ बनाया है, वो लेकर आती हूँ। अब ऐसा ही होता है, प्रार्थना रसोई में जाती है और छोले की सब्जी, खीर, पूरी, आलू गोभी के गर्मा गर्म घी वाले पराठे और साथ में 2-4 पकवान और लेकर आती है। वाह बहू, आज तो तूने ये सब कुछ बनाकर हमारा मन खुश कर दिया, देख कर ही भूख दुगनी हो गई। वो क्या है ना पापा जी, ये लोग तो डाइट पर है, ये सब चीजें खाएंगे नहीं तो घर का राशन तो वेस्ट हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं हम तीनों के लिए कुछ बढ़िया बनाकर लाऊंगी। अब ये छोले और पूरी आप ट्राई करके देखिए, कितने बढ़िया लग रहा है। बहू मुझे तो खीर दे दे, ये खीर के ड्राई फ्रूट्स देखकर मेरा मन मचल रहा है। सृष्टि, पराग और तुषार के मुंह में पानी आने लगता है। अचानक सृष्टि का हाथ खीर की कटोरी पर बढ़ने लगता है, तभी प्रार्थना ने उसके हाथ पर हल्के से मारा। अरे ये क्या कर रही हैं आप ननद जी? आप जो नो मीन्स नो होता है ना, हाँ आप ये नहीं खा सकती, आपका वेट गेन हो जाएगा, शुगर स्पाइक होगी, इंसुलिन लेवल बढ़ जाएगा, फिर आपको बाहर का खाने का मन करेगा। लेकिन प्रार्थना थोड़े बहुत छोले तो खा सकता है, छोले में भी तो प्रोटीन होता है। ना, बिल्कुल भी छोले नहीं खा सकते आप। छोले की सब्जी बनाने में तेल लगता है, 1 चम्मच तेल में 120 से 150 ग्राम कैलोरीज होती है, और मैंने इसको बनाने में कम से कम 4-5 चम्मच तेल तो डाला ही होगा। तभी प्रार्थना ने जानबूझकर मुंह बनाते हुए खाना खाना शुरू किया और तारीफ करते हुए बोली, वाह वाह वाह, छोले की सब्जी इस करारी पूरी के साथ कितनी बढ़िया लग रही है, और ये खीर तो मुंह में जाते ही घुल रही है। सब लोग अपने अपने काम पर चले गए और शाम को फिर से प्रार्थना ने सब लोगों के लिए फीका सलाद बनाकर तैयार कर दिया और अपने सास ससुर और अपने खाने के लिए मसाला डोसा और इडली बनाया। तभी सृष्टि ने गुस्से में कहा, भाभी आपने देखा है जब से मैं डाइट कर रही हूँ मेरा मुंह कितना उतर गया है। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि डाइट करने से वजन कम भले ही हो जाए लेकिन चेहरे की खूबसूरती चली जाती है। ठीक है, अब जो भी बनाऊंगी मैं तो वही खा लूंगी भाई आज से। हाँ भाई, मैं भी उस मोटे मोटे बॉस के बारे में क्यों सोचता रहूं कि मुझे फिट होना है, जबकि वो खुद बड़ा सा पेट लेकर घूम रहा है जैसे उसके पेट में 4 बच्चे हो। और मैं तो आप दोनों को देखकर मोटिवेट हो गया था। अब अगर आप दोनों ही डाइट छोड़ रहे हैं तो मैं बेकार में डाइट का नाटक क्यों करूंगा। भाभी जरा मेरे लिए भी मसाला डोसा ही दे दो। देखो, हेल्दी खाना बुरा नहीं होता, लेकिन हेल्दी खाने के चक्कर में अपने शरीर को ज्यादा स्ट्रेस देना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। आप लोग बस जो भी खाओ वो अपने शरीर को ज्यादा नुकसान ना करे, अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखो, इतना ही बहुत होता है। हर किसी को एथलीट बनने की जरूरत नहीं होती। हाँ बहू, तूने बिल्कुल ठीक कहा। पहले के जमाने में ना ये जिम का ड्रामा होता था और ना ही इतनी ज्यादा डाइट को लेकर फिक्र, लेकिन फिर भी लोग ज्यादा जीते थे और फिट भी रहते थे क्योंकि वो लोग मेहनत करते थे, स्ट्रेस कम लेते थे। अगर आप लोगों को वापस वही सब चोचला करना है तो आप अभी बता दीजिए। मैं सुबह बनाने के लिए ढोकला की तैयारी कर रही हूँ और साथ में मीठे में सूजी का हलवा भी बनाऊंगी और शायद और भी 2-3 आइटम। अब
इन सब डिशेस के नाम सुनकर सृष्टि, तुषार और पराग डाइटिंग से साफ इनकार कर देते हैं। इस तरह से प्रार्थना को भी अब थोड़ी शांति मिलती है कि उसे हर किसी के लिए 3-3 बार नाश्ता नहीं बनाना होगा, क्योंकि हर कोई हल्की खाने की वजह से बार बार खा रहा था और इन सब में सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना को परेशानी हो रही थी। अब प्रार्थना की लाइफ में सब कुछ फिर से पटरी पर आ जाता है। सुबह के 10 बजे थे। शर्मा परिवार के घर में शादी के बाद नई बहू रागिनी हनीमून के बाद घर लौट कर आती है। अरे पूजा, आरती की थाली तैयार है ना? जी मम्मी, थाली भी तैयार है और राहुल भी पहली बार समय पर तैयार हो गया है। भाभी आने वाली है, इम्प्रेशन तो बनाना पड़ेगा। बेटा पहले अपने कमरे का इम्प्रेशन सुधार लो, उसे क्या पता उसका देवर 4-4 दिन नहीं नहाता है। सभी लोग महेश जी की बात पर हंसने लगते हैं। तभी रोहन और रागिनी गाड़ी से उतरते हैं। मम्मी हम आ गए। आओ बहू, खुश रहो। भाभी जल्दी जल्दी आ जाओ और बताओ मेरे लिए क्या क्या गिफ्ट लाई हो। रागिनी ने घर में पहली बार कदम रखते ही सबसे पहले दादी सास के पैर छुए। अरे वाह बहू, बहू ने तो आते ही मेरा दिल जीत लिया है। दादी, मैंने सुना है आप कहानियां बहुत अच्छी सुनाती हो, मुझे भी आपकी कहानियां सुननी है। अब बस रात को मेरे कमरे में आ जाना। दादी पहले ही दिन भाभी को डराइए मत। चुप कर नालायक। जाओ बहू, तुम जाकर आराम करो, कल सुबह बात करेंगे। अगले दिन सुबह रागिनी जल्दी उठकर रसोई में पहुंची। मम्मी जी आप बैठिए, आज चाय मैं बनाती हूँ। अरे बेटा, अभी तुम्हारी शादी हुई है, आराम कर लेती। आराम तो मायके में बहुत कर लिया। वाह बहू, ये बात तुम्हारी सास को मत बताना वरना हमेशा याद रखेगी। बिल्कुल याद रखूंगी। भाभी मेरी चाय में चीनी ज्यादा। और मेरे लिए बिना चीनी। मेरी चाय में अदरक ज्यादा। और मेरी चाय गर्म होनी चाहिए वरना मैं वापस सो जाऊंगी। ठीक है, 1 मिनट, सबकी पसंद याद कर लो। देखा महेशी, बहू कितनी समझदार है। हाँ, बस मेरी एक ही चिंता है। क्या पापा जी? अब मेरी शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। तुम्हारी मम्मी को अब बात करने के लिए तुम जो मिल गई हो। दिन ऐसे ही हंसते खेलते गुजरते गए और कुछ ही दिनों में सावित्री और रागिनी की ये सास बहू की जोड़ी पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई। एक शाम दोनों बालकनी में खड़ी थी। अरे सावित्री, तुम्हारी बहू तो बेटी से भी बढ़कर निकली, पूरे मोहल्ले में तुम्हारी ही तारीफ करती रहती है। बिल्कुल सुनीता, बिना बोले ही मेरी हर बात समझ जाती है मेरी रागिनी। मम्मी जी आप भी तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती हैं, बेटी की तरह रखती हैं। अरे नजर न लगे तुम दोनों की इस जोड़ी को, हमेशा ऐसी ही बनी रहे। रसोई में दोनों हमेशा साथ काम करती, एक सब्जी काटती तो दूसरी आटा गूंथती। बीच बीच में हंसी मजाक चलता रहता। तभी एक सुबह राहुल मस्ती के मूड में वहां आता है। भाभी मेरे वो काले वाले मोजे कहाँ हैं, मिल नहीं रहे। जहाँ रात को उतार कर फेंके थे वही होंगे राहुल। अगर मुझे पता होता कि कहाँ फेंके हैं तो आपसे क्यों पूछता भला। भाभी, राहुल को बचपन से अपनी चीजें खुद कभी नहीं मिलती, आदत है इसकी। और बेटा शादी के 30 साल बाद भी मुझे भी नहीं मिलती। अच्छा, तो आपका मतलब यह है कि घर में सारी चीजें जानबूझकर मैं ही छुपाती हूँ? नहीं बहू, चीजें खुद छुप जाती हैं। असल बात तो यह है कि इस घर के मर्द ढूंढना ही नहीं जानते। सभी लोग दादी की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसी हंसी मजाक के बीच अगले रविवार को सावित्री रागिनी बाजार गई। रोहन, राहुल और महेश जी भी उनके साथ थे। शॉपिंग करते हुए तीनों एक शानदार साड़ी के शोरूम पहुंचते हैं। मम्मी जी देखिए, ये नीली साड़ी बहुत अच्छी है, आप पर बहुत खिलेगी। मेरी उम्र में ऐसी चटक नीली साड़ी अच्छी लगेगी क्या? मम्मी जी, उम्र साड़ी नहीं पहनती, इंसान पहनता है। आप बहुत सुंदर लगोगी। साड़ी तो बहुत सुंदर है, पर इसका बिल कौन भरेगा? पापा। और कौन? आपकी शादी के बाद से भगवान ने आपको यही काम तो सौंपा है, क्यों पापा? राहुल तू रुक जा, आज तेरी खैर नहीं घर पर। हाँ पापा, आज आपकी जेब का असली टेस्ट होने वाला है। बेटा मुझे तो लगता है कि बहू के आने के बाद मेरी सैलरी कम पड़ने लगी है। पापा जी आप फिक्र मत कीजिए, आज मैं अपनी सैलरी से मम्मी जी को ये साड़ी दिलाऊंगी। नहीं बेटा, तुम्हारे पैसे तुम्हारे हैं, तुम अपने पास रखो। मम्मी जी पैसे भले ही मेरे हैं, पर आप तो मेरी हो ना। पगली कहीं की। सभी लोग हंसते मुस्कुराते घर आते हैं। उसी रात घर के पीछे आंगन में सब लोग साथ बैठकर चाय पी रहे थे और अगले संडे का प्लान बना रहे थे।
अगले रविवार का सिनेमा हॉल में एक नई ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हो रही है। सच में? फिर तो हम चलेंगे ना देखने। हाँ पक्का चलेंगे। बस भाई इस बार मुझे भी अपने साथ ले चलना, मैं घर पर बोर नहीं होना चाहता। तू जाएगा तो उनकी डेट नहीं बल्कि हमारी फैमिली पिकनिक बन जाएगी। और अगर पिकनिक है तो मैं भी चलूंगा। पापा फिर आप दोनों ही चले जाना, फिल्म कौन देखेगा। इसी तरह बातचीत हुए रविवार की सुबह आ जाती है। घर में छुट्टी वाला बढ़िया माहौल था। रोहन सुबह सुबह रागिनी को जगाता है। रागिनी उठो जल्दी, याद है ना आज वही फिल्म नई वाली जो रिलीज हुई है। अरे हाँ मुझे याद है। दोनों फिल्म की टाइमिंग को देखकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। रोहन मेरी वो कलाई घड़ी कहाँ है, मिल नहीं रही। और मेरा वॉलेट कहाँ चला गया। अरे ये पकड़ो तुम्हारा पर्स। रागिनी अब जल्दी करो, ट्रैफिक मिल गया तो लेट हो जाएंगे और शुरुआत छूट जाएगी। हाँ बस मैं अपना बैग ले लूं। अरे मम्मी को बता दिया ना तुमने, वो अभी अंदर नहा रही है, बाकी सब अपने कमरों में हैं। हम रास्ते से गाड़ी से ही फोन या मैसेज कर देंगे, चलो अभी देर हो रही है। जल्दी जल्दी में दोनों घर से निकल गए, लेकिन रास्ते में फिल्म की बातें, ट्रैफिक और आपस की मस्ती में वो एक मैसेज करना भूल गए। इधर घर पर दोपहर के 2 बज चुके थे। पूजा रागिनी दिखाई नहीं दी है सुबह से, रसोई में भी नहीं है। मम्मी अरे यार संडे है ना, तो गए होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे बिना बताए इस तरह जाना, बताया तो नहीं। आजकल के बच्चे जल्दी में रहते हैं, कोई काम होगा भूल गए होंगे। मम्मी जी जल्दी में इंसान अपनों को बताना नहीं भूलता। सावित्री की चिंता बढ़ती जा रही थी क्योंकि दोपहर का खाना खाने का समय हो चुका था। पूजा जरा रोहन को फोन लगाओ और पूछो कहाँ हैं दोनों। हाँ मम्मी लगा रही हूँ। मम्मी भाई का फोन तो साइलेंट पर है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हाँ अच्छा फोन भी साइलेंट कर रखा है। फिक्र मत करो सावित्री, आ जाएंगे दोनों। महेश जी बात उनके आने जाने की नहीं है, बात यह है कि मुझे एक बार बता तो देते। तभी पड़ोस की सुनीता चाची हमेशा की तरह घर में खबर लेने के लिए आ टपकती है। अरे सावित्री बहन आज तुम्हारी बहू दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है। बाहर गई है सुनीता। अच्छा लेकिन इतनी दोपहर में कहाँ गई है। हमें पता नहीं कहाँ गई है। अरे ये क्या बात हुई, बिना बताए चली गई। अरे भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, अचानक कोई प्लान बन गया होगा। महेश भाई अब आजकल के बच्चे मुंह से बताते नहीं है, सीधे सोशल मीडिया पर स्टेटस लगा देते हैं। चाचा भैया तो स्टेटस भी नहीं लगाते, वो तो सीधे गायब होते हैं। हमारे पड़ोसी नमक मांगने कम आते हैं, घर की खबर लेने ज्यादा आते हैं। सभी लोग दादी की बात पर हंसते हैं, पर सावित्री का मूड पूरी तरह से खराब हो जाता है। इधर सिनेमा हॉल में फिल्म खत्म होती है। फिल्म तो बहुत अच्छी थी, मजा आ गया। हाँ पैसा वसूल थी। अरे रोहन क्या हुआ रागिनी, ऐसे क्यों चौंक गई। हम मम्मी जी को और घर वालों को बताना तो भूल ही गए। ओ गॉड मैं भी पूरी तरह से भूल गया। फोन करो ने जल्दी। मेरा फोन तो थिएटर में साइलेंट पर था, मम्मी के कई मिस्ड कॉल हैं। हे भगवान मम्मी जी बहुत नाराज हो जाएगी अब। तुम डरो मत, वो समझ जाएगी, चलो घर चलते हैं। शाम को दोनों भारी कदमों से घर लौटे। डाइनिंग रूम में टीवी चल रहा था। मम्मी जी हम आ गए हैं। हम देख रहे हैं कि तुम आ गए हो। मम्मी वो एक्चुअली अचानक फिल्म का प्लान बन गया था और हम जल्दी में। अच्छा कोई बात नहीं। मम्मी जी रास्ते में आपकी पसंद की वो गरम गरम चाट मिल रही थी तो मैं ले आई हूँ, रख दो उसे मेज पर, मेरा मन नहीं है खाने का। भैया भाभी घर के अंदर खतरे का लेवल ऑरेंज हो चुका है। नहीं राहुल ऑरेंज नहीं, सीधा रेड अलर्ट है। रागिनी सावित्री के पास जाकर बैठती है और हाथ जोड़ती है। मम्मी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रागिनी गलती बताने की नहीं थी, तुम्हारी सोच की थी। जी मम्मी जी मैं समझी नहीं। मुझे लगा कि तुम मुझे अपनी माँ मानती हो और कहीं भी जाओगी तो एक बार बता कर जाओगी, पर तुमने मुझे पराया साबित कर दिया। बहू तुम्हारी मम्मी गलत नहीं कह रही है, वो दिन भर सिर्फ तुम दोनों की चिंता कर रही थी। सच में मम्मी जी सुबह बहुत जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं रहा, मेरा वो इरादा नहीं था। मम्मी इसमें सारी गलती मेरी भी है, मैंने ही कहा था कि रास्ते में मैसेज कर दूंगा। ठीक है अब रहने दो, बहस मत करो। सावित्री बहू बात छोटी सी है, अब दिल बड़ा रखो और बात को खत्म करो। मम्मी जी मैं गुस्सा नहीं हूँ। दादी मम्मी का ये कहना है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, इसका सीधा मतलब है कि गुस्सा 7वें आसमान पर है। बेटा बिल्कुल सही और सटीक अनुवाद किया है तुमने। अगले दिन की सुबह पहली बार शर्मा परिवार की रसोई में पहले जैसी खिलखिलाहट और हंसी नहीं थी। दोनों के बीच एक अनकही चुप्पी थी। मम्मी जी चाय बन गई है, आपकी चाय में चीनी कितनी रखूं?
जितनी रोज रखती है उतनी ही रख दो। आज नाश्ते में क्या बनाऊं मम्मी जी? जो तुम्हें ठीक लगे वही बना लो। जी ठीक है। रसोई की ये कड़वाहट अब ड्राइंग रूम तक पहुंच चुकी थी। पापा लगता है आज से हमारे घर का जो FM रेडियो था वो हमेशा के लिए बंद हो गया है। हाँ बेटा, अब घर में गानों की जगह सिर्फ गंभीर समाचार आते हैं। और वो समाचार भी सिर्फ एक शब्द के होते हैं, हाँ या ना। अब घर में रोज टोकने और दूरी बनाने का सिलसिला शुरू हो गया था। रागिनी कुछ भी करती, सावित्री उसे टोकती थी। मम्मी जी, शाम को मेरी कॉलेज वाली एक पुरानी दोस्त मुझसे मिलने को आ रही है। घर बुलाने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया करो। जी आगे से ध्यान रखूंगी। मम्मी जी, सोफे के नए कुशन कवर लगा दूं क्या? अच्छे लगेंगे। क्यों, पुराने वाले खराब हो गए हैं क्या जो नए लगाने हैं? नहीं, खराब नहीं हुए हैं। मम्मी जी, मैं छत पर कपड़े सुखाने जा रही हूँ, सुखा दो। बाहर देखो, बादल आ रहे हैं, कपड़े नीचे ही रहने दो। रागिनी चिढ़कर अपने कमरे में जाने लगती है। तभी राहुल उसे रास्ते में रोकता है। भाभी, सच सच बताओ, आप और मम्मी दोनों एक दूसरे से नाराज हो क्या? नहीं राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब आप भी मम्मी की तरह सिर्फ एक शब्द नहीं बोलने लगी। शायद तुम्हारी मम्मी के साथ रहते रहते मुझे भी ये आदत हो गई है। भाभी, मम्मी दिल की बुरी नहीं है, उन्हें बस आपकी बहुत आदत हो गई है। लेकिन राहुल, अब उन्हें मेरी हर छोटी बड़ी बात गलत और अजीब लगने लगी है। भाई, इस घर में शांति बनाए रखने के लिए मैं तो कल से सिर पर हेलमेट पहनकर घूमूंगा, कब कहाँ से बेलन आ जाए। तुम सच में पागल हो गए हो राहुल। रागिनी राहुल की बात पर हंस तो देती है, लेकिन उसके मन में एक बात पत्थर की तरह बैठ गई कि अब जब मम्मी जी को मेरी हर बात से दिक्कत है तो उनसे कुछ भी पूछने का क्या फायदा। और उस दिन के बाद रागिनी और सावित्री के बीच भी अब यही होने वाला था। अगले कुछ दिनों में रागिनी अपनी मर्जी से काम करने लगी। रोहन, मैं कुछ जरूरी सामान लेने बाजार जा रही हूँ। ठीक है जाओ, पर मम्मी को बता दिया क्या तुमने? नहीं, मैंने नहीं बताया। क्यों रागिनी, क्यों नहीं बताया? फिर से बखेड़ा खड़ा करना है क्या? क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं पूछने जाऊंगी तो मुझे हर बात पर कोई ना कोई टोका टाकी ही सुनने को मिलेगी। अरे मम्मी टोकती है क्योंकि उन्हें तुम्हारी फिक्र है, उनकी आदत है वो। और मैंने अब उनसे पूछना ही छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे भी अब इस खामोशी की आदत हो गई है। घर में अब एक नया अघोषित नियम बन चुका था, जिसको जो करना है अपनी मर्जी से खुद करो। अरे भाभी, आपने बिना बताए ड्राइंग रूम के सारे कुशन कवर्स बदल दिए? हाँ पूजा, अलमारी में रखे थे और मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने बदल दिए। लेकिन भाभी, मम्मी से एक बार पूछ तो लेती। नहीं पूजा, कोई जरूरत नहीं समझी मैंने। तभी सावित्री ड्राइंग रूम में आती है और कुशन कवर्स बदले देखकर, ये ड्राइंग रूम्स के कुशन किसने बदले हैं यहाँ? मैंने बदले हैं मम्मी जी। बहू, बदलने से पहले कम से कम एक बार मुझे तो बता देती। अगर आपसे पूछती मम्मी जी तो आप कोई ना कोई कमी निकालकर मना ही कर देती। सावित्री कुछ नहीं बोलती और आंखों में आंसू लेकर चुपचाप वहां से चली जाती है। उसी रात पूजा अपनी माँ के पास कमरे में आती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है। मम्मी, आप भाभी से पहले की तरह खुलकर बात क्यों नहीं करती? क्यों इतनी दूरी बना ली है? पूजा, मैं तो बात करती हूँ ना उससे, कब मना किया मैंने? मम्मी, सिर्फ हाँ ना और ठीक है बोलने को बात करना नहीं कहते, इसे फॉर्मेलिटी कहते हैं। पूजा, मैंने उसे इस घर की बहू नहीं अपनी सगी बेटी माना था, लेकिन उसने मुझे क्या समझा? मम्मी, वो आज भी आपको अपनी माँ ही मानती है। अगर माँ मानती पूजा, तो उस दिन बिना बताए क्यों चली गई थी और फोन क्यों बंद किया था? मम्मी, वो तो बस एक छोटी सी अनजानी गलती थी, उनकी कोई आदत नहीं है, समझो ना। इधर रोहन भी अपने कमरे में दोनों के बीच पिस रहा था। रागिनी, तुम खुद आगे बढ़कर मम्मी से एक बार बात क्यों नहीं कर लेती? सब ठीक हो जाएगा। रोहन, मैंने उस दिन हाथ जोड़कर कोशिश की थी, पर उनका दिल नहीं पिघलता। एक बार मेरे लिए फिर से कोशिश कर लो प्लीज। और आप खुद जाकर अपनी मम्मी से बात क्यों नहीं कर लेते? सारा ठीकरा मेरे सिर पर ही क्यों? यार, मैं किस किस को समझाऊं? शादी से पहले सोचा था आराम से पत्नी संभालूंगा, अब लगता है संयुक्त राष्ट्र की कोई गंभीर पीस मीटिंग चला रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा, और सबसे बड़े दुख की तो बात यह है कि आप इस मीटिंग के कोई परमानेंट मेंबर भी नहीं हो। चलो, कम से कम इस कड़वाहट में भी तुम्हारा ये जोक तो काम आया। माहौल को पूरी तरह हल्का करने के लिए राहुल ने एक शाम ड्राइंग रूम में सबको इकट्ठा किया और अपना एक नया मास्टर प्लान पेश किया। सब लोग अपना सारा काम छोड़कर तुरंत ड्राइंग रूम में आ जाओ। क्या हुआ बेटा, क्या कोई ब्रेकिंग न्यूज है? हाँ बाबा, मैंने इस घर की शांति के लिए एक नया हाँ ना डिकोडर चार्ट बनाया है। जरा हमें भी तो दिखाओ भाई, क्या लिखा है इसमें? देखो और ध्यान से समझो। अगर मम्मी या भाभी कहे हाँ,
इसका मतलब थोड़ा गुस्सा, अगर कहे ना इसका मतलब है ज्यादा गुस्सा, अगर कहे ठीक है यानी बहुत ज्यादा गुस्सा, और अगर कहे जैसा ठीक लगे तो भाई तू खुद समझ ले और अपनी खैर मना। भाई वाह, बिल्कुल सही और सटीक चार्ट बनाया तुमने। बेटा राहुल, इसमें तो वो शब्द कुछ नहीं भी जोड़ दे, वो तो सबसे डेंजरस है। हाँ दादी, कुछ नहीं यानी बहुत कुछ बड़ा कांड हो चुका है। और मम्मी का वो डायलॉग, मैं नाराज नहीं हूँ, उसका साफ मतलब है कि घर पर कभी भी परमाणु हमला हो सकता है। तुम सच में पूरे पागल हो राहुल। सावित्री, अब मुस्कुरा भी लो, देखो बच्चे कितनी कोशिश कर रहे हैं घर को हंसाने की। तुम सब लोग कभी नहीं सुधरोगे। अगले दिन रविवार था, घर में सब लोग मौजूद थे, लेकिन पिछले कई हफ्तों से चली आ रही इस चुप्पी ने पूरे घर का सुख चैन छीन लिया था। सुबह सुबह, पापा जी ये लीजिए आपकी सुबह की गर्म चाय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मम्मी जी, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं आज? जो तुम्हारा मन करे वही बना लो, मुझसे क्या पूछना। मम्मी जी, मेरा मन तो रोज कुछ नया और अच्छा बनाने को करता है, पर जब भी मैं आपसे पूछती हूँ तो आप यही रूखा जवाब दे देती हैं। तो जो घर में राशन है तो वही बनेगा ना, फ्रिज में बंद गोभी रखी है, जाओ उसके पराठे बना लो। वाह भाई वाह, आज हमारे पराठा परिवार में एक नया और अनोखा सदस्य आया है, बंद गोभी का पराठा। रागिनी चुपचाप फ्रिज से बंद गोभी निकालने लगी और उसे कद्दूकस करने लगी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी बंद गोभी के पराठे नहीं बनाए थे, इसलिए रागिनी ने हिम्मत करके पहला पराठा बेलना शुरू किया। लेकिन गोभी के पानी की वजह से पराठा जैसे ही उसने गरम तवे पर रखा, वो बीच से पूरी तरह से फट गया और सारी गोभी बाहर बिखर गई। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? लगता है बंद गोभी तवे की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई और बाहर सैर करने निकल गई। अरे कोई बात नहीं बहू, इसे सीधे मेरी थाली में दे दो, मुझे टेढ़ी मेढ़ी और क्रिस्पी चीजें खाना बहुत पसंद है। सॉरी मम्मी जी, मुझसे ठीक से नहीं बना। रागिनी को उदास देखकर सावित्री जी की ममता बाहर आ जाती है और वो खुद को रोक नहीं पाती। कोई बात नहीं बेटा, रोते नहीं है, ये बेलन जरा मुझे दे दो। जी मम्मी जी। देखो बहू, पराठे के अंदर ये भरावन ज्यादा मत भरो, थोड़ा कम रखो और हल्के हाथों से बेलो, देखो बिल्कुल ऐसे। अब मैं इन्हें तवे पर अच्छे से सेकती हूँ। बेटा राहुल, जल्दी से कैलेंडर लाओ और आज की तारीख लाल पेन से नोट कर लो। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज बंद गोभी के पराठे की वजह से हमारे घर की चुप्पी पर ब्रेक लग गया। सभी लोग एक साथ जोर से हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर सब लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं। वाह भाई वाह, चलो सब लोग गर्मा गर्म पराठे खाना शुरू करो। वाह भाभी, कमाल कर दिया, आज के इन पराठों में क्या स्वाद है। क्योंकि राहुल, आज इस गोभी के अंदर मम्मी और भाभी का ढेर सारा प्यार जो मिक्स हो गया है। अब तुम सब बच्चों का मजाक बंद हो गया हो, तो मुझे कोई साफ साफ बताएगा कि ये हफ्तों पुरानी नाराजगी आज खत्म होगी या नहीं। सावित्री, अब बस भी करो, बहू से जो भी दिल में शिकायत है सबके सामने खुल करके वो नहीं कह देती। रागिनी, मुझे उस दिन बहुत गहरा धक्का लगा था। मुझे लगा था कि मेरी बहू कहीं भी जाएगी तो कम से कम अपनी इस माँ को एक बार बताकर जाएगी, पर तुमने मुझे बिना बताए जाकर पराया कर दिया। नहीं मम्मी जी, मेरा आपको पराया करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उस छोटी सी भूल के बाद मेरी हर बात पर आपको एतराज होने लगा। इस पूरी गलतफहमी की सबसे बड़ी गलती मेरी थी। मुझे सुबह ही गाड़ी से मम्मी को एक मैसेज छोड़ देना चाहिए था। आई एम सॉरी मम्मी। सावित्री आगे बढ़कर रागिनी के आंसू पोंछती है और उसे गले से लगा लेती है। मम्मी, तो इसका मतलब अब आगे से भाभी से उस खुंकार हाँ ना वाले टोन में बात नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं होगी दी पूजा, अब सीधे दिल से बात होगी। चलो भला हो इन बंद गोभी के पराठे का।